स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जैसे मैंने कल आपको कहा था कि हम बात करेंगे कि इसराइल कैसे इस जंग में कूदा, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर बनने जा रही है और क्या इस जंग को मुसलमानों की तरफ मोड़ा जा रहा है और रशिया की क्या डिमांड्स हैं, रशिया क्या चाहता है, वो किस कीमत पे इस जंग को ख़त्म कर सकता है। आज हम बात इस टॉपिक पे करेंगे। जो यूक्रेन है बेसिकली वो रशिया के बहुत ज़्यादा करीब है, यानी कि उसका बॉर्डर जो है वो रशिया को टच करता है और अगर यूक्रेन के अंदर आके नेटो की फोर्सेस बैठ जाएं तो वो रशिया के लिए प्रॉब्लम है। बहरहाल इससे पहले हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसराइल जो है वो इस जंग के अंदर शामिल हो रहा है। देखिए, इसराइल के जो कमांडोज़ हैं, बहुत से इस तरह के ऐसे कमांडोज़ हैं जो रज़ाकाराना तौर पर जाके यूक्रेन के अंदर लड़ रहे हैं रशियन आर्मी के ख़िलाफ़। और इसकी शायद एक वजह ये भी है कि क्योंकि रशियन आर्मी के साथ जो है मुसलमान फ़ौजी भी जो हैं वो उतरे हैं, तो अब मुसलमान फ़ौजियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए रशिया भी के ख़िलाफ़ जो है उस टाइम पे इसराइल जो है आ गया है। और अब आपको पता है कि जो सदर है इसका यूक्रेन का, उसने बाकायदा तौर पे डिमांड की है कि आप अपनी फ़ौजों के साथ, अपने लोगों के साथ हमारी मदद कीजिए, अपने असले के साथ हमारी मदद कीजिए। अब दूसरी बात यह है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार बन सकती है? जी बिल्कुल बन सकती है। अगर ये जंग जल्दी ख़त्म ना हुई और इसमें इसी तरह दूसरे ममालिक जो हैं वो दाखिल होते रहे और वो असले से यूक्रेन को सपोर्ट करते रहे, तो ये जंग थर्ड वर्ल्ड वार बन सकती है। ध्यान में रखिएगा, दुनिया इस टाइम पे दो ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड हो रही है। पहला ब्लॉक वेस्ट ब्लॉक है, यूरोपियन ब्लॉक है, और दूसरा जो ब्लॉक है वो एशियन ब्लॉक है, जिसके अंदर जो आपको नज़र आ रहा है इस टाइम पे रशिया, ईरान, चाइना और पाकिस्तान, इस तरह के जो एक ग्रुप बन रहा है। बेसिकली अगर आप गौर से देखें तो रशिया तो देखने में इस टाइम पे अकेला है, मगर कहीं ना कहीं चाइना उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है और यूरोप जो है उसके साथ तो पूरी दुनिया की ताकत खड़ी हुई है। अगर आप देखें, नेटो कहने के लिए तो वो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा, लेकिन हकीकत में वो अमेरिका की ही एक दूसरी फ़ौज है। जहाँ चाहता है, जहाँ पर अमेरिका को अपना फ़ायदा नजर आता है, वहाँ पर नेटो को प्लेस कर दिया जाता है। असल में ये ध्यान में रखिएगा कि जो इसराइली फ़ौजी हैं वो 2015 से यूक्रेनी फ़ौज को ट्रेनिंग दे रहे हैं और 2019 में इन्होंने बाकायदा इस ट्रेनिंग को बढ़ा दिया कि इनको ऐसा लगता था कि जो है बिल्कुल रशिया से जंग होने वाली है, तो उन्होंने इस ट्रेनिंग को और मज़ीद सख्त कर दिया। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो नेटो है जब भी वो कहीं पर जाती है, जो किसी मुल्क को जो है वो यूएनओ में शामिल किया जाता है, नेटो का मेंबर बनाया जाता है, तो उसके अंदर वहाँ पर जगह वो फौजी अड्डे बनाते हैं। अब बात यह है कि जब सोवियत यूनियन ख़त्म हो चुकी तो नेटो का फोर्स को भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, मगर ऐसा ना हुआ। नेटो अपनी ताकत को बढ़ाता गया और मुख्तलिफ मुल्कों को उसमें शामिल करता गया और नेटो एक बहुत बड़ा एक फ़ौजी इत्तेहाद बन गया, जिसको असल में इस्तेमाल सिर्फ अमेरिका करता है। और नेटो की फ़ौज का यूक्रेन में आ जाने का मतलब यह है कि अमेरिका रशिया के सर पर आकर बैठ गया। और आप जानते हैं कि रशिया की और अमेरिका की तो शुरू से जो है एक वार चली आ रही है, कोल्ड वार चली आ रही है, तो रशिया इस बात के ऊपर तैयार नहीं है। रशिया ये कहता है कि ठीक है, आप जिन मुल्क को नेटो में शामिल करते हैं करें, लेकिन 1998 के बाद जो मुल्क नेटो में शामिल हुए हैं उनको आप आर्म्स सपोर्ट बंद करें, उनके अंदर आप जाकर अपने फौजी अड्डे ना बनाएं। जो आप पहले आपने किया वो ठीक है, लेकिन बाद में ये हरकत ना करें, क्योंकि देखिए असल में अमेरिका नेटो कहीं ना कहीं अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा होता है। तो अब आपके सामने अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के अंदर नेटो की फोर्सेज आई तो किसके खिलाफ लड़ने के लिए आई थी? इराक के अंदर, शाम के अंदर। आप देख सकते हैं किस तरह के मामलात बने। तो बेसिकली रशिया इसी चीज़ के खिलाफ है। वो कहता है कि जनाब अगर आप नेटो में शामिल करें, मगर अपनी फोर्सेस के अड्डे वहाँ पर बनाना, उनको असला देना। अब रशिया की जंग तो रशिया किया, मगर यूरोप के बहुत से ममालिक जो हैं वो यूक्रेन को अपने असले से सपोर्ट कर रहे हैं। तो किसी हद तक जो है ये बात जो है काबिल कबूल नहीं है रशिया के लिए। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा कि इस टाइम पर जो है कल जो है वो जंग थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पे रुकी है, क्योंकि कुछ जो लोग निकलना चाहते हैं यूक्रेन से, रशिया उनको एक सेफ रास्ता देने के लिए तैयार है। मगर अगर यूक्रेन इसी तरह दूसरे ममालिक से मदद लेता रहा और यूक्रेन की इस तरह यूरोपीय ममालिक की मदद करते रहे या वो असला सप्लाई करते रहे, तो ये जंग किसी तरफ भी जाती है, हो सकता है कि न्यूक्लियर जंग के अंदर तब्दील हो जाए। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम इस टॉपिक को एक बड़े एक वाइड एंगल से देखें कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वार बनती है, और थर्ड वर्ल्ड वार बनती है तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।